हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ने से पूर्व हमें थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो चलिए वही ले लीजिए। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो दोस्तों, इसी के चलते हम पशु परिचर बी भाग के प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस कक्षा में आज हम पशु परिचर क्लास प्रथम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पशु शब्दावली पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है मटन, जिसको भेड़ों का मांस कहा जाता है। दूसरी है कराकुल, इसका त्वचा पर घने बाल होने की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। तीसरा है काविंग, गाय भैंस की प्रसव क्रिया को कहा जाता है। चौथा है ओवुलेशन, डिंब ग्रंथियों का सक्रिय होना। फिफ्थ है गैलस डोमेस्टिकस, जो कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। फिफ्थ लैम्बिंग, भेड़ की प्रसव क्रिया। और अगली है बर्थ कैनाल, जिसे जन्म नलिका के नाम से जाना जाता है। और आगे का है फुल हैंड मेथड, जिसको हस्त दोहन विधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पहला है अपना मटन। मटन किसको बोला जाता है? भेड़ों का मांस, यानी कि भेड़ों के मांस को ही क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कराकुल। आपको क्वेश्चन में पूछे कि त्वचा पर घने बाल किस प्रजाति की बकरी के होते हैं, तो आपको वहाँ पे कराकुल करना है। ठीक है दोस्तों, अगला है काविंग। काविंग यानी गाय भैंस की जो प्रसव क्रिया आप समझते ही हैं। प्रसव क्रिया को ही क्या बोला जाता है? काविंग कहा जाता है। अगला है ओव्यूलेशन, जिसको बोलते हैं डिंब ग्रंथियों का सक्रिय होना, यानी कि डिंब ग्रंथियों का सक्रिय होना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। आगे देखिए गैलस डोमेस्टिकस, इसे मुर्गी का वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। आपको वैज्ञानिक नाम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस। आगे चलते हैं लैम्बिंग, जो भेड़ होती है, भेड़ की जो प्रसव क्रिया होती है उसको लैम्बिंग कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर गाय भैंस की प्रसव क्रिया का नाम आए तो काविंग लिखना है, और भेड़ की प्रसव क्रिया आए तो आपको लैम्बिंग करना है, क्योंकि भेड़ का इंग्लिश को लैम्ब भी बोलते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं बर्थ कैनाल पे, जिसे जन्म नलिका के नाम से भी जाना जाता है। जन्म नलिका इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। ठीक है। तो बर्थ कैनाल को ही हम क्या बोलेंगे? जन्म नलिका के नाम से जानेंगे। तो आगे चलते हैं फुल हैंड मेथड। गांव में आपने सब में देखा हस्त दोहन विधि, वो यूज़ करते हैं दूध दोहने के लिए। तो हस्त दोहन विधि को हम क्या बोलेंगे? फुल हैंड मेथड विधि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगली विधि है हमारी स्ट्रिपिंग मेथड, जिसको चुटकी विधि बोलते हैं। जैसे कि हस्त दोहन विधि के अंदर पूरे हाथों का यूज़ होता है, उसी तरीके से स्ट्रिपिंग मेथड में ओनली चुटकी यूज़ करके ये मेथड विधि अपनाई जाती है। तो चुटकी विधि को ही हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिपिंग मेथड बोलेंगे। आगे चलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, किसी भी चीज़ का प्रबंधन क्या कहलाता है? मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब आपको रट लेना है इस बात की कि प्रबंधन को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं कूलिंग, बिना काम के पशुओं को अलग करना। बिना काम की तो आप समझ ही गए होंगे, काम के पशु को जो दूध देते हैं उनको साइड में रख देते हैं, और जो बिना काम के होते हैं उन्हें साइड में रख देते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? कूलिंग बोलेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं सर्विंग पे, मतलब गाय में जो मैथुन क्रिया होती है उसको सर्विंग नाम से कहा जाता है। सभी जानवरों में इस मैथुन क्रिया को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखा कि गाय में अगर मैथुन क्रिया हो रही है तो उसको सर्विंग कहा जाएगा। आगे देखते हैं कैपोन, जिसको बध्याकृत मुर्गा बोलते हैं। बध्याकृत मुर्गा एक तरीके से मान के चले जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकता हो कभी भी, उसको बध्याकृत मुर्गा बोलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अपना अगला है एविश, जिसको पोल्ट्री की गणना बोलते हैं। पोल्ट्री की गणना मतलब जिस पोल्ट्री फार्म में कितनी मुर्गियां हैं उनकी संख्या की उनकी गणना करना ही क्या कहलाता है? एविश कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोल्ट्री की गणना करना यानी एविश कहलाएगा। आगे चलते हैं कॉक, जिसको बोलते हैं कॉल्ड ऑन बॉइलिंग। जैसे सब चीज़ों के नाम होते हैं ना, उसी तरह ये एक फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। COB का फुल फॉर्म क्या है? कॉल्ड ऑन बॉइलिंग। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं डिफवे, जिसे डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहा जाता है। इस तरीके से ये भी पूरी फुल फॉर्म का ही काम करना है। अगर डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
बता रहा है तो वो आपको पूछेगा कि इनमें से ये कौन सा ऑप्शन है, तो आपको DIDF याद रखना होगा दोस्तों। DIDF का पूरा फॉर्म है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं एस्केड। एस्केड का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ फंड। तो दोस्तों अगला है हमारा एस्केड, जिसका पूरा फॉर्म है असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया लेकिन आपको याद रखना तो पड़ेगा ही। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, एस्केड। तो दोस्तों हमारा अगला है एस्केड, जिसका पूरा फुल फॉर्म है असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म आपको याद तो रखना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़ का फुल फॉर्म है ये, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, ASCAD के नाम से। तो दोस्तों रट लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं IVRI, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा। इसका पूरा नाम होता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। जहाँ पर आपको भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पूछ ले, वहाँ पे आप IVRI करके आएंगे, क्योंकि पशु परिचर की परीक्षा है तो इसका नाम तो आना ही है, तो ये रट लीजिएगा आप। आगे चलते हैं काउ शेड। काउ शेड, शेड का मतलब ही शाला होता है, यानी पशुशाला, जिसको क्या बोलेंगे हम, काउ शेड कहा जाएगा। मतलब आपको रट लेना है कि काउ शेड किसको बोलते हैं, पशुशाला को कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, तो आगे होता है डबिंग, मुर्गे की कलंगी को हटाना। वैसे डबिंग का मतलब कुछ अलग भी होता है, भाषा बदलना, लेकिन हम पशु परिचर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब होगा, डबिंग का मतलब मुर्गे की कलंगी को हटाना। कलंगी तो आप समझते ही हैं, जो मुर्गी के जो ऊपरी हिस्से पे जो कलंगी होती है रेड कलर की, उसको ही हम कलंगी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मुर्गे की कलंगी को हटाना क्या कहलाता है, डबिंग कहलाता है। आगे चलिए फीडर, दाने। तो दोस्तों आगे का है हमारा फीडर। फीडर किसे कहेंगे, दाने डालने का बर्तन। मतलब जिन पशुओं को हम किसी भी बर्तन में हम डाल रहे हैं तो उसको फीडर बोलते हैं। तो फीडर का मतलब क्या हुआ, दाने डालने का बर्तन, यानी कि दाने डालने के बर्तन को हम फीडर कहेंगे। आगे चलिए ब्रोकन माउथ, मतलब पशुओं के दांत गिरना। ब्रोकन माउथ इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। इंसान में द्विदंती होते हैं, क्योंकि बचपन में जो आते हैं वो टूट जाते हैं और बाद में जाते हैं वो टूटते नहीं हैं, लेकिन बाद में जाके टूट जाते हैं। ठीक है, पर पशुओं के दांत गिरने को क्या बोलेंगे हम, ब्रोकन माउथ कहेंगे। तो ब्रोकन माउथ का मतलब क्या हुआ एक तरीके से दोस्तों, पशुओं के दांत गिरना। आगे चलते हैं टिक फीवर। टिक फीवर का मतलब होता है पशुओं की बुखार। टिक का मतलब होता है एक परजीवी होता है ये टिक, जिसके कारण पशुओं में बुखार फैलती है। ठीक है, तो पशुओं की बुखार को हम क्या बोलेंगे, टिक फीवर बोलेंगे। आगे चलते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी किसी भी बीमारी की हो सकती है। अभी हाल ही में कोविड भी चला था, ये भी एक महामारी का ही काम करा था। तो पेंडेमिक को हम क्या बोलेंगे, महामारी। जहाँ पर महामारी वर्ड आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। आगे चलते हैं डिस्टोकिया, इसको बोलेंगे हम कष्टपूर्ण प्रसव। मतलब किसी भी गाय या भैंस को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस कष्टपूर्ण प्रसव क्रिया को हम क्या बोल देंगे, डिस्टोकिया बोलेंगे। आगे है जियोफागिया। जियोफागिया का मतलब है पशुओं का मिट्टी खाना। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो भी मिट्टी के शौकीन ही होते हैं, वैसे ही जो पशुओं के बच्चे होते हैं वो भी मिट्टी खाने के शौकीन होते हैं। एक तरीके से आपको मान के चलना है। तो पशुओं का मिट्टी खाना क्या चलता है, जियोफोबिया कहलाता है। आगे है लाइफ स्टॉक। तो दोस्तों जो पशुधन का मतलब होता है ना, पशुधन शब्द, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो पशुधन का मतलब क्या हुआ, लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ, पशुधन। ठीक है, आगे चलते हैं हम पोल्ट्री। हाँ तो दोस्तों आगे है हमारा पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है कुक्कुट प्रबंधन, और कुक्कुट किसको बोलते हैं, मुर्गी को बोलते हैं। ठीक है, तो मुर्गियों का प्रबंधन क्या कहलाता है, पोल्ट्री फार्म कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं वास्ट डिस्पोजल। वास्ट डिस्पोजल का मतलब होता है अपशिष्ट निस्तारण। वेस्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, किस पशुओं के भी मलमूत्र होते हैं उनको भी वेस्ट डिस्पोजल ही बोलते हैं। तो अपशिष्ट का निस्तारण क्या कहलाता है, वेस्ट डिस्पोजल कहलाता है।
आगे है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक। अगर इनऑर्गेनिक वर्ड आता है तो उसको बोलेंगे अजैविक। ठीक है, जैविक वह पदार्थ होते हैं जो आसानी से पृथ्वी में सड़ गल जाते हैं, उन्हें हम जैविक नाम देते हैं। तो दोस्तों जैविक को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला है RCDF, जिसका पूरा नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। मतलब पूरे राजस्थान राज्य की एक जो डेयरी फैक्ट्री है उसको हम क्या बोल रहे हैं? RCDF के नाम से बोल रहे हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। जहाँ पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन नाम आ जाए वहाँ पर आपको RCDF करके आना है दोस्तों। आगे है हमारा राजस्थान पहली डेयरी। मतलब राजस्थान की जो पहली डेयरी थी वो कहाँ पर और कब स्थापित की गई थी वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों पद्मा डेयरी अजमेर 1975 यानी कि 1975 में राजस्थान की जो पहली डेयरी योजना स्थापना हुई थी वह पद्मा डेयरी थी, जो कि अजमेर में खोली गई थी और इसका सन है 1975। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों इसी के साथ हम पशु शब्दावली का वापस रिवीजन कर लेते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जीके ट्रिक्स स्टडीज़ एंड शेयर द वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी दोस्तों की मदद करें ताकि वो पशु परिचर बनने में मदद हो सके उनकी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आज हम पशु परिचर क्लास प्रथम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पशु शब्दावली पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है मटन, जिसको भेड़ों का मांस कहा जाता है। दूसरी है कराकुल, इसका त्वचा पर घने बाल होने की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। तीसरा है काविंग, गाय भैंस की प्रसव क्रिया को कहा जाता है। चौथा है ओवुलेशन, डिंब ग्रंथियों का सक्रिय होना। फिफ्थ है गैलस डोमेस्टिकस, जो कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है। फिफ्थ लैम्बिंग, भेड़ की प्रसव क्रिया। और अगली है बर्थ कैनाल, जिसे जन्म नलिका के नाम से जाना जाता है। और आगे का है फुल हैंड मेथड, जिसको हस्त दोहन विधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पहला है अपना मटन। मटन किसको बोला जाता है? भेड़ों का मांस, यानी कि भेड़ों के मांस को ही क्या कहा जाता है? मटन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कराकुल। आपको क्वेश्चन में पूछे कि त्वचा पर घने बाल किस प्रजाति की बकरी के होते हैं, तो आपको वहाँ पे कराकुल करना है। ठीक है दोस्तों। अगला है काविंग। काविंग यानी गाय भैंस की जो प्रसव क्रिया आप समझते ही हैं। प्रसव क्रिया को ही क्या बोला जाता है? काविंग कहा जाता है। अगला है ओव्यूलेशन, जिसको बोलते हैं डिंब ग्रंथियों का सक्रिय होना, यानी कि डिंब ग्रंथियों का सक्रिय होना ही ओव्यूलेशन कहलाता है। आगे देखिए गैलस डोमेस्टिकस, इसे मुर्गी का वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। आपको वैज्ञानिक नाम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिकस। आगे चलते हैं लैम्बिंग। जो भेड़ होती है, भेड़ की जो प्रसव क्रिया होती है उसको लैम्बिंग कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर गाय भैंस की प्रसव क्रिया का नाम आए तो काविंग लिखना है, और भेड़ की प्रसव क्रिया आए तो आपको लैम्बिंग करना है, क्योंकि भेड़ का इंग्लिश को लैम्ब भी बोलते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं बर्थ कैनाल पे, जिसे जन्म नलिका के नाम से भी जाना जाता है। जन्म नलिका इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। ठीक है। तो बर्थ कैनाल को ही हम क्या बोलेंगे? जन्म नलिका के नाम से जानेंगे। तो आगे चलते हैं फुल हैंड मेथड। गांव में आपने सब में देखा हस्त दोहन विधि, वो यूज़ करते हैं दूध दोहने के लिए। तो हस्त दोहन विधि को हम क्या बोलेंगे? फुल हैंड मेथड विधि। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली विधि है हमारी स्ट्रिपिंग मेथड, जिसको चुटकी विधि बोलते हैं। जैसे कि हस्त दोहन विधि के अंदर पूरे हाथों का यूज़ होता है, उसी तरीके से स्ट्रिपिंग मेथड में ओनली चुटकी यूज़ करके ये मेथड विधि अपनाई जाती है।
तो चुटकी विधि को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिपिंग मेथड बोलेंगे। आगे चलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, किसी भी चीज़ का प्रबंधन क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब आपको रट लेना है इस बात की कि प्रबंधन को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कूलिंग, बिना काम के पशुओं को अलग करना। बिना काम की तो आप समझ ही गए होंगे, काम के पशु को जो दूध देते हैं उनको साइड में रख देते हैं, और जो बिना काम के होते हैं उन्हें साइड में रख देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, कूलिंग बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं सर्विंग पे, मतलब गाय में जो मैथुन क्रिया होती है उसको सर्विंग नाम से कहा जाता है। सभी जानवरों में इस मैथुन क्रिया को अलग अलग नाम दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखा कि गाय में अगर मैथुन क्रिया हो रही है तो उसको सर्विंग कहा जाएगा। आगे देखते हैं कैपोन, जिसको बध्याकृत मुर्गा बोलते हैं। बध्याकृत मुर्गा एक तरीके से मान के चले जो कि बच्चे पैदा नहीं कर सकता हो कभी भी, उसको बध्याकृत मुर्गा बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अपना अगला है एविश, जिसको पोल्ट्री की गणना बोलते हैं। पोल्ट्री की गणना मतलब जिस पोल्ट्री फार्म में कितनी मुर्गियां हैं उनकी संख्या की उनकी गणना करना ही क्या कहलाता है, एविश कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोल्ट्री की गणना करना यानी एविश कहलाएगा। आगे चलते हैं कॉक, जिसको बोलते हैं कॉल्ड ऑन बॉइलिंग। जैसे सब चीज़ों के नाम होते हैं ना, उसी तरह ये एक फुल फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। COB का फुल फॉर्म क्या है, कॉल्ड ऑन बॉइलिंग, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं डिफवे, जिसे डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कहा जाता है। एक तरीके से ये भी पूरी फुल फॉर्म का ही काम करना है। अगर डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बता रहा है तो वो आपको पूछेगा कि इनमें से ये कौन सा ऑप्शन है, तो आपको DIDF याद रखना होगा दोस्तों। DIDF का पूरा फॉर्म है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं एस्केड। एस्केड का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ फंड। तो दोस्तों अगला है हमारा एस्केड, जिसका पूरा फॉर्म है असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़। ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया लेकिन आपको याद रखना तो पड़ेगा ही। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, एस्केड। तो दोस्तों हमारा अगला है एस्केड, जिसका पूरा फुल फॉर्म है असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म आपको याद तो रखना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे कि असिस्टेंट ऑफ स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़ का फुल फॉर्म है ये, तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, ASCAD के नाम से। तो दोस्तों रट लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं IVRI, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे के पढ़िएगा। इसका पूरा नाम होता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। जहाँ पर आपको भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पूछ ले वहाँ पे आप IVRI करके आएंगे, क्योंकि पशु परिचर की परीक्षा है तो इसका नाम तो आना ही है, तो ये रट लीजिएगा। आगे चलते हैं काउ शेड। काउ शेड, शेड का मतलब ही शाला होता है, यानी पशुशाला, जिसको क्या बोलेंगे हम, काउ शेड कहा जाएगा। मतलब आपको रट लेना है कि काउ शेड किसको बोलते हैं, पशुशाला को कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों, तो आगे होता है डबिंग, मुर्गे की कलंगी को हटाना। वैसे डबिंग का मतलब कुछ अलग भी होता है, भाषा बदलना, लेकिन हम पशु परिचर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब होगा, डबिंग का मतलब मुर्गे की कलंगी को हटाना। कलंगी तो आप समझते हैं, जो मुर्गे की जो ऊपरी हिस्से पे जो कलंगी होती है रेड कलर की, उसको ही हम कलंगी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मुर्गे की कलंगी को हटाना क्या कहलाता है, डबिंग कहलाता है। आगे चलिए फीडर, दाने। तो दोस्तों आगे का है हमारा फीडर। फीडर किसे कहेंगे, दाने डालने का बर्तन। मतलब जिन पशुओं को हम किसी भी बर्तन में हम डाल रहे हैं तो उसको फीडर बोलते हैं। तो फीडर का मतलब क्या हुआ, दाने डालने का बर्तन, यानी कि दाने डालने के बर्तन को हम फीडर कहेंगे। आगे चलिए ब्रोकन माउथ, मतलब पशुओं के दांत गिरना। ब्रोकन माउथ इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है। इंसान में द्विदंती होते हैं, क्योंकि बचपन में जो आते हैं वो टूट जाते हैं और बाद में जाते हैं वो टूटते नहीं हैं, लेकिन बाद में जाके टूट जाते हैं, ठीक है। पर पशुओं के दांत गिरने को क्या बोलेंगे हम, ब्रोकन माउथ कहेंगे। तो ब्रोकन माउथ का मतलब क्या हुआ एक तरीके से दोस्तों, पशुओं के दांत गिरना। आगे चलते हैं टिक फीवर। टिक फीवर का मतलब होता है पशुओं की बुखार। टिक का मतलब होता है एक परजीवी होता है ये टिक, जिसके कारण पशुओं में बुखार फैलती है,
ठीक है, तो पशुओं की बुखार को हम क्या बोलेंगे? टिक फीवर बोलेंगे। आगे चलते हैं पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। महामारी किसी भी बीमारी की हो सकती है। अभी हाल ही में कोविड भी चला था, ये भी एक महामारी का ही काम करा था। तो पेंडेमिक को हम क्या बोलेंगे? महामारी। जहाँ पर महामारी वर्ड आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? पेंडेमिक। आगे चलते हैं डिस्टोकिया। इसको बोलेंगे हम कष्टपूर्ण प्रसव। मतलब किसी भी गाय या भैंस को ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस कष्टपूर्ण प्रसव क्रिया को हम क्या बोल देंगे? डिस्टोकिया बोलेंगे। आगे है जियोफागिया। जियोफागिया का मतलब है पशुओं का मिट्टी खाना। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो भी मिट्टी के शौकीन ही होते हैं, वैसे ही जो पशुओं के बच्चे होते हैं वो भी मिट्टी खाने के शौकीन होते हैं। एक तरीके से आपको मान के चलना है। तो पशुओं का मिट्टी खाना क्या चलता है? जियोफोबिया कहलाता है। आगे है लाइफ स्टॉक। तो दोस्तों जो पशुधन का मतलब होता है ना, पशुधन शब्द, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो पशुधन का मतलब क्या हुआ? लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक का मतलब क्या हुआ? पशुधन। ठीक है, आगे चलते हैं हम पोल्ट्री। हाँ तो दोस्तों आगे है हमारा पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है कुक्कुट प्रबंधन, और कुक्कुट किसको बोलते हैं? मुर्गियों को बोलते हैं। ठीक है, तो मुर्गियों का प्रबंधन क्या कहलाता है? पोल्ट्री फार्म कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं वास्ट डिस्पोजल। वास्ट डिस्पोजल का मतलब होता है अपशिष्ट निस्तारण। वेस्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, किस पशुओं के भी मलमूत्र होते हैं उनको भी वेस्ट डिस्पोजल ही बोलते हैं। तो अपशिष्ट का निस्तारण क्या कहलाता है? वेस्ट डिस्पोजल कहलाता है। आगे है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक। अगर इनऑर्गेनिक वर्ड आता है तो उसको बोलेंगे अजैविक। ठीक है, जैविक वह पदार्थ होते हैं जो आसानी से पृथ्वी में सड़ गल जाते हैं, उन्हें हम जैविक नाम देते हैं। तो दोस्तों जैविक को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला है RCDF, जिसका पूरा नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। मतलब पूरे राजस्थान राज्य की एक जो डेयरी फैक्ट्री है उसको हम क्या बोल रहे हैं? RCDF के नाम से बोल रहे हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। जहाँ पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन नाम आ जाए वहाँ पर आपको RCDF करके आना है दोस्तों। आगे है हमारा राजस्थान पहली डेयरी। मतलब राजस्थान की जो पहली डेयरी थी वो कहाँ पर और कब स्थापित की गई थी वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों पद्मा डेयरी अजमेर 1975 यानी कि 1975 में राजस्थान की जो पहली डेयरी योजना स्थापना हुई थी वह पद्मा डेयरी थी, जो कि अजमेर में खोली गई थी, और इसका सन है 1975। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों हमारा अगला है RCDF, जिसका पूरा नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। मतलब पूरे राजस्थान राज्य की एक जो डेयरी फैक्ट्री है उसको हम क्या बोल रहे हैं? RCDF के नाम से बोल रहे हैं, जिसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। जहाँ पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन नाम आ जाए वहाँ पर आपको RCDF करके आना है दोस्तों। आगे है हमारा राजस्थान पहली डेयरी। मतलब राजस्थान की जो पहली डेयरी थी वो कहाँ पर और कब स्थापित की गई थी वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों पद्मा डेयरी अजमेर 1975 यानी कि 1975 में राजस्थान की जो पहली डेयरी योजना स्थापना हुई थी वह पद्मा डेयरी थी, जो कि अजमेर में खोली गई थी, और इसका सन है 1975। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।